हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शनाइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के तहत हम देखने वाले हैं अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआईओ का मत अधिकार। ठीक है, ये करंट अफेयर बुकलेट सीरीज़ के 7वां प्रश्न है, 7वां कॉन्सेप्ट है। इस बुकलेट को अपने घर पर मंगवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्टैक्ट अपने पर्सनल डिटेल्स, पोस्टल डिटेल्स को परफेक्शनाइज की टीम के पास आप भेज सकते हैं और सीधा 3-4 दिनों के अंदर ही आपके पास ये बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी, जो कि 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। परफेक्शन आईएएस बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे बात कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेसिक कंसेप्ट, यानी कि अनिवासी भारतीयों का मताधिकार, यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस एनआरआई, जिसे लोकल भाषा में या आमतौर की भाषा में यूज़ किया जाता है कि एनआरआईओ का मताधिकार क्या है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों आ गया कि चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय के समक्ष जो है एनआरआईओ को विदेश में रहते हुए भी पोस्टल बैटल के माध्यम से अपने मताधिकारों को प्रयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। और उसी प्रस्ताव को लेकर जब सरकार ने सूचित किया कि वो अगले वर्ष, यानी कि जब ये रखा गया उस 2019-20 में तो रखा गया, तो सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हाँ 2021 से हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आयोग ने सरकार को कहा कि 2021 में जो आने वाले चुनाव हैं, जिसमें से असम के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसमें हम ऐसा सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में कोविड-19 महामारी के समय में जब ये चुनाव हुए तो इस समय से फिर इस पर जो है वो असमर्थता हो गई। लेकिन इस पर बात विचार चल ही रहा था तब तक कि कोविड-19 जैसी बीमारी हो गई और फिर इस पर अभी कोई खास विचार विमर्श नहीं किया गया। लेकिन विदेश में रह रहे मतदाताओं तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है क्या करने, जो आयोग ने जो अपना प्रस्ताव रखा तो ये कहा था कि विदेश में जो मतदाता रह रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्रेषित पोस्टल बैलेट की व्यवस्था जो है वो विस्तृत करने के लिए वह तकनीकी तथा प्रशासनिक तौर पर तैयार है। एक इस तरह की व्यवस्था जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके वोट को, उनके मत को दर्ज करेगी और कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ या फिर आगे चलकर वोट की काउंटिंग में इसका काउंटिंग हो सकेगा, तो ताकि वो भारतीय, वैसे लोग जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय मूल के विदेशी अधिकारी या फिर ऐसे लोग जो भारत के हैं, 6 महीने से कम समय में भारत में रहते हैं और उसके लिए आपको ऊपर जाना होता है, उनके भी मताधिकार हैं। मूल रूप से भारत के नागरिक तो वो भी हैं और संविधान जो है वो उनकी भी मतों की रक्षा करने का, उनके अधिकारों की रक्षा करने का भी जो है उसके पास संविधान की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। दूसरी बात, आजकल के जो वैश्वीकरण के माहौल में जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, ग्लोबल विदेश नीति है, वो न केवल भारत में भारतीयों के हित की रक्षा, लेकिन भारत से बाहर रह रहे भारतीयों के हित की रक्षा के लिए भी जो है वो उत्तरदायी है। तो जब भारत में रह रही सरकारें विदेश में रह रही भारतीयों की हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं कहीं ना कहीं, तो क्यों ना विदेश में रहने वाले भारतीय लोग अपने हिसाब से, अपने पसंद से, अपनी इच्छा से उस सरकार को चुने, वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर किसी को 18 से ज़्यादा उम्र के हर किसी व्यक्ति को मत का अधिकार है। लोकतंत्र में सही मायने में लोकतंत्र तभी होगा कि हर एक नागरिक, चाहे वो देश में रहे या विदेश में रहकर भी वो है तो भारतीय ही, तो जब वो भारतीय है तो भारत के इलेक्शन, भारत की चुनाव प्रक्रिया में कैसे हिस्सा ना ले सके। और इस पर ही जो एक बड़ा भूमंडलीकरण और जो ग्लोबलाइजेशन का जो ज़माना है उस पर, क्योंकि देश के नागरिक किसी एक देश से जुड़े कर नहीं रह सकते, अलग अलग भारतीय, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में वो अपने रूप से किसी न किसी तरीके से भारत को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भारत में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो क्यों ना भारत भी उन पर ये चीज़ें करे, उनको भी भारत में सरकार को चुनने का मौका मिले। क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 16 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के लोग हैं, डायस्पोरा के लोग हैं जो बाहर रहते हैं। एनआरआई महिला इस तरह से कि एनआरआई को, अब मुद्दा ये है कि एनआरआई जो है वर्तमान में मतदान प्रक्रिया क्या है, वर्तमान की प्रक्रिया ये है कि बनता कि उसको अपने मत क्षेत्र, यानी जो भी उनका जो मतदान निर्वाचन क्षेत्र है उस निर्वाचन क्षेत्र में उसे आना है और उस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में जा सकते हैं जिन क्षेत्रों का जो है उनका वर्तमान पता जो है उस निर्वाचन क्षेत्र का हो और वहीं पर जाकर वो मत रख सकते हैं। उसके अलावा यानी कि उनको फिजिकली, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से वहाँ उनकर प्रतिनिधि उपस्थिति दर्ज कराकर ही वोटिंग हो सकती है। इस तरह की चीज़ें हैं। 2011 में अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार का समावेश जनप्रतिनिधि, यानी कि ये भी, इसे भी 2011 में जो है वो जोड़ा गया था। इससे पहले यह सुविधा भी नहीं थी, जो कि एक संशोधन किया गया 1950 के जन प्रतिनिधि अधिनियम में, उसके बाद भी यह अधिकार दिया गया। अब देखते हैं कि जो एनआरआई हैं उनकी संख्या हाल ही में कितनी है। तो उनकी संख्या जो एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल 16 मिलियन की उनकी संख्या है
और तुलनात्मक रूप से भारतीय मतदाताओं का जो उनके जो पंजीकरण है वो काफ़ी कम है इसकी वजह से, क्योंकि वह जो है वो विदेश छोड़कर भारत आकर एक वोट देना, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना, ये कोई आम बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक न होने के कारण बहुत कम लोग ही इस तरह की बात करते हैं। कि ये देखा गया कि जो उससे पहले लोकसभा में चुनाव हुए तो उसमें मात्र और मात्र 25,000 NRI ही शामिल हो पाए थे, क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल और एक अव्यवहारिक प्रक्रिया होगी कि भारत जो विदेश में रह रहे हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो फिर भारत आए केवल चुनावों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उनके आर्थिक और से बहुत से हितों को कहीं ना कहीं उसे उसके खिलाफ होता है, उसके नुकसानदेह होता है। तो इसलिए वो इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से नहीं प्रेजेंट कर पाते। लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था बने कि वहाँ रहते हुए भी, भारत आए बिना भी अगर वो वोटों में, इलेक्शन में भाग ले सकें, तो फिर बहुत सारी संख्या जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि 16 मिलियन जो है छोटी संख्या नहीं है और बहुत बड़ी संख्या है। और उनके भी अधिकार, विचार, उनको भी अपना व्यक्त, अपने लोकतंत्र में जो अपने अधिकार को एक्सेस करने की शक्ति अवश्य मिलनी चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग का जो प्रस्ताव ये है कि चुनाव आयोग के प्रस्ताव के अनुसार कोई भी जो अविनाशी भारतीय यानी कि जो NRI है, यदि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना चाहे तो उसे क्या करना होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, निर्वाचन अधिकारी, उसे पहले एक रिक्वेस्ट करना होगा। वह निर्वाचन अधिकारी एक उसे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड फॉर्म देंगे, उससे वो डाउनलोड करके उसे भरकर कोई भी नज़दीकी दूतावास या काउंसलेट या मिशन में उसे वो जमा कराना होगा, और फिर वो जो है दूतावास भारत में उस चीज़ को भेज देगा। और ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन जो भारत में जिस तारीख को चुनाव होने उससे कम से कम 5 दिन पूर्व हो जानी चाहिए। अनिवासी भारतीय जो है वो एक्चुअल में है कौन, तो ये वो लोग हैं जो खास करके जो हमारा जो FEMR फॉरेन विदेशी विनिमय प्रतिबंधन जो हमारा अधिनियम है 1999 के तहत ये बताया गया है कि वैसे लोग जो रोजगार, व्यापार, व्यवसाय के उद्देश्य से अनिश्चित समय के लिए बाहर से भारत रहने का इरादा रखते हैं और भारत में जो है वो 180 दिनों से अधिक नहीं ठहर पाते किन्हीं कारणों से, और उनका जो सालाना इनकम है वो 15 लाख के आसपास आए हैं। हालांकि जो 2020 में जो हमारा बजट है, यूनियन केंद्रीय बजट, उसमें यह 180 दिनों को घटाकर 120 दिनों का करने का प्रस्ताव कर दिया, यानी कि जो 120 दिनों तक भी जो है वो यहाँ रहता है तो भी उसे हम क्या करेंगे, हमसे NRI की जो श्रेणी में रख देंगे। पहले उसे फिर दिया जाता था OCI ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड दिया जाता था, लेकिन अब उसके लिए 180 दिन रहना आवश्यक होता था, लेकिन अब उसे 120 करने की मांग हो रही है। सकारात्मक तत्व क्या है इसके NRI को मताधिकार देने के? तो सबसे पहले वो भी एक निर्णायक बल है, 16 मिलियन की संख्या कोई कम नहीं है, और वो मतदान करना उनका भी एक संवैधानिक अधिकार है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। प्रतिबंध जो है संविधान में जो धाराएं लगाए हैं, ठीक है, अधिनियम जो हमारे पास 2010 जनप्रतिनिधि ने उसमें जो हमने अधिनियम में 2010-20 जो लगाई गई हैं चीज़ें उसमें समाप्त किया जाता है। इसके अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं उपस्थित रहना होगा। तो ये जो चीज़ स्वयं उपस्थित होगा, शारीरिक रूप से खुद उपस्थित रहना होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो एक अनुपयुक्त प्रबंध है, ये व्यवहारिक नहीं है, और कहीं ना कहीं इसे को ही हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें हमें लाने की आवश्यकता है। जागरूकता में वृद्धि होगी, जो लोग विदेश में रह रहे लोग वहाँ की सुख सुविधाएं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर भारत के लोगों को प्रभावित करेंगे कि कैसे बाहर की चीज़ें चल रही हैं, तो भारत के लोग भी इस चीज़ों पर डिमांड करेंगे। हमारी जो जागृति, एक इंटरनेशनल अवेयरनेस बढ़ेगी। इसके नकारात्मक पहलू ये हैं कि गोपनीयता। अब इसमें 3 पार्टी हैं, पहले रिटर्निंग ऑफिसर, फिर वो व्यक्ति स्वयं, फिर कोई काउंसलेट और फिर एक व्यक्ति। 4 उसका जो मत है वो 4 लोगों से कहीं ना कहीं घुर के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो गोपनीयता का पहलू है। दूसरा, व्यवहारिक चुनौतियां हैं, इतने बड़े पैमाने पर 16 मिलियन पैमाने पर फॉर्म डाउनलोड करना, लाना, ले जाना, एक बहुत तरह एनर्जी, टाइम वेस्ट, सबका रिसोर्स है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सांसदों और मंत्रियों और सबकी जो एक अनुरोध के अनुसार एक प्रॉक्सी वोटर का संकल्प किया गया था, और इसको जो है वो प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में चीज़ें किया गया। तो समिति का एक गठन किया गया 2014 के लोकसभा के चुनाव के पश्चात। 3 विकल्प पे बात की गई, जिस पर डाक द्वारा मतदान, विदेश में भारतीय शिष्टमंडल जो मिशन होता है, काउंसलेट्स होता है, फॉरेन ऑफिस होता है, वहाँ पर मतदान, या तीसरा जिसे हम कहते थे प्रॉक्सी वोटिंग का कॉन्सेप्ट लाया जाए। मतदान की गोपनीयता में जो है समझ में आई थी उससे कि समिति ने जो ऑनलाइन मतदान कराने के विकल्प को खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेसी का जो कंसर्न है, क्योंकि उस पर गोपनीयता का जो कंसर्न था कि कहीं ना कहीं उनका जो डेटा है, उनके जो विचार है, मत जो है वो लीक हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट पर कोई भी चीज़ एक्चुअल में प्राइवेट
है नहीं, उसको बड़ी आराम से हैक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो गोपनीयता के जो प्रमुख यानी कि मतदान जो गुप्त दान होता है, कहीं ना कहीं उसकी गोपनीयता को प्रभावित कर सकता था। इसलिए ई पोस्टल बैलेट और प्रॉक्सी वोटिंग को चुना गया। प्रॉक्सी वोटिंग ये होती है कि विदेश में रह रहे कोई भी एनआरआई भारत में रह रहे किसी भी एक नागरिक को अपना जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, अपना प्रॉक्सी वोटर नियुक्त कर सकते हैं, और बदले में वो व्यक्ति जो है वो उसको जाकर उनके बिहाफ पर यानी उनके तर्ज पर वो वोट देगा। अब इसमें समस्या ये है कि बहुत सारे केसेस में तो ठीक है कि वो व्यक्ति जिन्होंने एनआरआई ने अपना प्रॉक्सी वोटर नियुक्त किया है वह उनके विचार के हिसाब से, उनके मत के हिसाब से मतदान कर गया, लेकिन उसने क्या मत किया है वो तो कोई नहीं जानता, केवल वो व्यक्ति ही जानता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक मंशा है, जो बेसिक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का अपना मत हो, कहीं ना कहीं यह मत जो है उसका ना होकर उस प्रॉक्सी वोटर का मत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए चीज़ें अब हाल ही में जो ई पोस्टल बैलेट की जब बात की, तो अभी भारत में किन किन द्वारा इनका यूज़ किया जा रहा है। तो जो लोग सरकारी सेवाओं में, खास करके सशस्त्र बल जो भारत के किसी और क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उनके क्षेत्र में अगर चुनाव होते हैं तो पोस्टल बैलेट डाक सदस्यों से डाक से वोटिंग करते हैं। किसी भी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल, सेना के लोग और भारत के रहने वाले सरकारी अफसर, ऐसे सरकारी अफसर जो भारत से बाहर रहते हैं, या फिर ऐसे सरकारी अफसर भी जो बाहर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उनको जो है वो मत डालने की इसमें अनुमति दी गई है। संशोधन विधेयक, अब इन पर जब बात हुई तो सरकार ने भी अपनी मंशा दिखाते हुए एक संशोधन विधेयक लाया, जिसमें 2015 में केंद्रीय बजट ने जो एनआरआईओं के लिए प्रॉक्सी मतदान संबंधित प्रस्ताव को पारित किया और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में संशोधन को पेश किया। लेकिन हाल ही में जब वो राज्यसभा में जो बिल है वो लैप्स कर गया, क्योंकि 16वीं विधानसभा भंग होने के कारण, और सरकार चाहेगी कि फिर से उसे बिल आए, लेकिन बीच में जो महामारी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सारे विधायी काम जो है कहीं न कहीं रुक गए। विदेश में रहने वाले मतदाताओं तक सुविधा विस्तारित करने के लिए सरकार को केवल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, और इसके लिए बहुत सारी जो कानूनी प्रक्रिया भी हैं वो कर सकते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो प्रॉक्सी मतदान वाली जो चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से अमल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें किसी तरह की संवैधानिक बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल एक सहमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। वो केवल और केवल जो इलेक्शन कमीशन चुनाव प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने होंगे वो इलेक्शन कमीशन खुद अपनी तर्ज पर कर सकता है। सरकार द्वारा स्वीकृत जो चीज़ें की गई हैं, जैसे कि हाल ही में न्यायालय को सूचित किया गया कि उसने जो एनआरआई हैं विदेश में रहने वाले से ही ई पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से मतदान करने में स्वीकृति दे दी है। मुख्यतः जो ये विचार था वो भारत सरकार का ही था, और इस पर भारत सरकार ने चुनाव आयोग को विचार करने, विमर्श करने की जो है वो अनुमति मांगी थी। चुनाव आयोग ने फिर अपने रिपोर्ट में से कहा कि वह इस प्रकार के चुनाव कराने में सक्षम है, तो मुख्य रूप से सरकार ने भी इसे अपनी स्वीकृति दे दी, और स्वीकृति ये दी और सुप्रीम कोर्ट में खलफनामा दायर करके कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि अनिवासी भारतीयों को विदेश में ही ई पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से मतदान कराने की स्वीकृति, यानी कि हम उसमें स्वीकृत हैं, हम इसमें सक्षम हैं, ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो हाल ही में इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो निष्कर्ष ये होगा कि चुनाव आयोग को इस तरह की जो महत्वपूर्ण उपाय लागू करने से पहले कुछ संबंधित समितियाँ हैं, मंत्रालय हैं, विधायक चुनाव आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ, विधि आयोग हुआ, लॉ कमीशन हुआ, और भी सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हुए, बहुत सारे एनजीओ हैं जैसे कि एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन सब से विचार विमर्श कर आगे की बातें करनी चाहिए। जो मूल हमारा उद्देश्य है कि कोई भी भारतीय भारत के में होने वाले चुनाव में जो है वो विकसित न रह जाए, लेकिन उसी तरह जो है वो गोपनीयता बनाए रखनी जानी चाहिए, और प्रॉक्सी वोटर का जो है वो कमर्शियल रूप पर, व्यवसायिक रूप पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल वो भी ना हो, ब्लैक मनी का यूज़ कम हो, ब्लैक मनी जो है वो काला धन उसमें किस तरह से भी इस्तेमाल ना किया जा सके। जो व्यक्ति प्रॉक्सी वोटर है या पोस्टल बैलेट है उसमें गोपनीयता बनाई जा सके, और जो अंतिम उद्देश्य है कि हर भारतीय भारत में होने वाले चुनाव जो हमारे लोकतंत्र का उत्सव है उसमें किसी न किसी ढंग से जो है वो सहयोग पार्टिसिपेट कर सके। चलिए अब देखते हैं आपसे दूसरा वीडियो में।